हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 20 जून 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द बजाऊ ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्रीज, किस कंट्रीज में बजाऊ ट्राइब पाया जाता है? तो याद रखना इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है इस ट्राइब में? तो याद रखना इस ट्राइब की खासियत ये होती है, ये काफी लंबे टाइम तक, ठीक है, कहां पर सस्टेन कर सकते हैं? अंडर वाटर, ठीक है। इनके अंदर जो इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक पानी के अंदर सरवाइव कर पाते हैं और साथ ही साथ ये लंबे टाइम तक तैर भी पाते हैं अंडर वाटर, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में थे, ठीक है। तो याद रखना इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में ये पाए जाते हैं। ट्राइब्स आप जानते हो, ठीक है, किसे कहा जाता है। Where was the lost ship HMS Endeavour of the Captain James Cook recently discovered? ये वाली न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी थी कि जो आपका रोड आइलैंड बने हुए हैं, बेसिकली बताना कहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। हालांकि तुम जानते होगे कौन से कॉन्टिनेंट के पास बने हैं। इस रोड आइलैंड के पास एक जहाज मिला है जो सीधा मेल खाता है किसके साथ? जेम्स, जो आपके कुक हैं, कैप्टन, जो लगभग 1700 के आसपास चले थे उस जहाज को लेकर। और जब वो चल रहे थे, जब अमेरिका का लिबरेशन वार चल रहा था, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, है ना, 1700 के आसपास, तो उस समय इनका जो जहाज था वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास खो गया था और उसके बाद अब उसको लगभग 200-250 साल बाद पा लिया गया है, ढूंढ लिया गया है। जो आपके रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा याद रखना। वर्ल्ड सिकल डे, सिकल सेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो किस दिन होता है? तो याद रखना सिकल सेल डे आप सेलिब्रेट करते हो 19 जून, ठीक है। तो जो कल था आपका वो क्या था? सिकल सेल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे इसके लिए काम किया जाए, ठीक है। बताना उसकी थीम क्या थी, देखते हैं कौन बताता है। What is the primary religious divide fueling tensions between the Iran and Israel? आज भी हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस किया था कि जो ईरान और इजराइल है उसके बीच में टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखना धर्म, है ना, धर्म यानी कि रिलीजन। और कौन कौन सा है? तो याद रखना एक तरफ है सिया और दूसरी तरफ है ज्यूस, ठीक है। तो जो सिया मुस्लिम्स हैं और जो ज्यूस पीपल हैं, यहूदी लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए? यरूशलेम के लिए, ठीक है, जिसे वो अपना होली प्लेस मानते हैं। What is the capital of the Israel recognized by the Israeli government? जो इजरायली गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन सी कैपिटल को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो याद रखना तेल अवीव नहीं है, उसकी कैपिटल जेरूसलम को वो उसको मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। याद रखना तेल अवीव उसका सबसे बड़ी कैपिटल सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है, इसलिए उसको वहाँ पर काम करते हैं। बाकी मानते उसे 1980 में उन्होंने एक बिल पास किया था जिससे वो उसको अपनी कैपिटल मानते हैं, ठीक है। हाइफा एक पोर्ट आप जानते हो। रामल्ला जो है वो कैपिटल है किसकी? तो याद रखना पैलेस्टाइन की, ठीक है। पैलेस्टाइन की दो कैपिटल हैं, एक है उसकी जेरूसलम और दूसरी है उसकी रामल्ला, ठीक है, ये उसकी कैपिटल है, ध्यान रखना। Which proxy group backed by the Iran is based in Lebanon and frequently involved in the conflict with Israel? कौन सा वो मिलिटेंट ग्रुप है, प्रोक्सी ग्रुप है जो लेबनान में बना है और जिसको बार बार ईरान बैक करता है और वो फिर इजराइल के ऊपर अटैक करता है? तो कौन है वो? तो याद रखना हिजबुल्ला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमास भी वहीं पर है लेकिन हमास पैलेस्टाइन में बना हुआ है, ठीक है। अल-कायदा ये तो आप जानते हो, लादेन वाला, ठीक है। तालिबान ये अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो कुछ जगह पर अगर आपको नहीं पता चलता है तो, क्योंकि आप इतना पढ़े लिखे होते हो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ऑप्शन पे जाइए डायरेक्ट, 2-3 ऑप्शन कहीं ना कहीं पढ़े गए होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा मैच कर जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इसीलिए काम आता है, जब आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाओगे। What was the name of the 2006 war fought between Israel and an Iran-backed militia in the Lebanon? जो ईरान के द्वारा जो बैक किया गया था हिजबुल्ला, है ना, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसे हम इजराइल हिजबुल्ला वॉर कहते हैं 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The Strait of Hormuz is a crucial waterway that connects which two bodies of the water? देखो, दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक छोटी वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा
अरेबियन सी, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। तो मैंने कहा एक तरफ है पर्शियन गल्फ, एक तरफ आपकी गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी वाटर बॉडी है, तो ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को तो कनेक्ट करती है स्ट्रेट, और दो सरफेस को डिवाइड करती है ये, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, समझ गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो किसे कनेक्ट करती है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, जो लगभग 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर विड्थ के साथ बनी हुई है, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, ईरान का है। और वहां से बहुत ज्यादा 10 से 20% ऑयल और ये जो नेचुरल गैस वगैरह होते हैं उनकी सप्लाई होती है दुनिया में, इसलिए ईरान उसको कभी भी क्या कर सकता है, कैप्चर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का is significant because it is one of the busiest maritime trade routes in the world. It lies between, जो आपका स्टेट ऑफ मलक्का है बेसिकली, वो कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखना वो चाइना के लिए बड़ा क्रूशियल है। वो कहाँ पर बना हुआ है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच को कनेक्ट करता है। अब होता क्या है कि वहां से अगर कोई ट्रेड करना होता है तो चाइना वहीं से करता है। अगर चाइना को कहीं और से रास्ता नहीं मिलेगा, अगर ये ब्लॉक कर दिया जाएगा तो चाइना के लिए ट्रेड करना, मैरीटाइम ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये किसको कनेक्ट करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया को, इंपॉर्टेंट है फॉर चाइना। द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर किसको सेपरेट करता है, तो यूरोप को सेपरेट करता है, किससे, आपके अफ्रीका से, ठीक है। इधर मोरक्को बना है, बताना ऊपर की तरफ किसको अलग करता है, मोरक्को, और दूसरा कौन सा, देखते हैं कौन बताता है। India does not have a formal national refugee law. However, refugee matters in India are primarily governed under which act and by which authority? है ना, तो कौन सी एक्ट है, तो याद रखना फॉरेनर्स एक्ट 1946, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसे देखता है, ठीक है। सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। In which year was the Shanghai Cooperation Organization officially formed? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। इसकी मीटिंग हो रही है चाइना में, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं। तो सिंपल सा याद रखना, कब बना था, 2001 में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ SCO? कौन सी कंट्री है जो SCO की फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो याद रखना चाइना भी है, कजाकिस्तान भी है, रशिया भी है, इंडिया उसमें नहीं है। तो इंडिया बाद में ज्वाइन होता है, इंडिया 2017 में ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ द SCO इन विच ईयर? तो SCO के फुल मेंबर इंडिया और पाकिस्तान कब बने थे, तो सिंपल याद रखना इसके फुल मेंबर इंडिया और पाकिस्तान बने होते हैं 2017 में, ठीक है। और उसके साथ वो हो गए थे 8, अब 9 और 10 टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 10। Which country was the last to join the SCO as a full member in 2024? किसने ज्वाइन किया था लास्ट, तो याद रखना बेलारूस। बेलारूस ने 2024 में, ठीक है, एंटी नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया उसने, क्योंकि नाटो का अपोज बना है। उसके साथ याद रखना ईरान 2023 में ऐड होता है, ठीक है, जहां पे अभी इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। In which year was the Association of the South East Asian Nations formed? आसियान कब बना होता है, तो सिंपल से याद रखना 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। Which of the following countries is not a member of ASEAN? कौन आसियान का मेंबर नहीं है, तो वियतनाम भी है, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश उसका आंसर नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following international groups include India, China and Russia as prominent members? और ये जो तीनों है RIC, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, USA के अगेंस्ट। तो कौन सा ग्रुप है जिसमें ये तीनों स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, तो नेटो नहीं, नेटो तो अमेरिका का ही ग्रुप है, 1949 में बना था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है 32 उसके मेंबर है। SCO बिल्कुल राइट आंसर, SCO ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसियान में नहीं है इंडिया, EU में भी इंडिया नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, उसमें 27 देश है, ठीक है, और वो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ होता है ऑफिशियली। नेक्स्ट, NATO, North Atlantic Treaty Organization was primarily formed in 1949 to counter the influence of which country? किस लिए बना था, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उस समय USSR बहुत पावरफुल था। और अब नेटो तो बचा रह गया, USSR चला गया, तो USSR दोबारा से आना चाहता है, इसीलिए वो कभी क्रीमिया को, कभी यूक्रेन को इन्वेड करता रहता है, ठीक है, अपनी पावर को दोबारा लाना चाहता है।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स द प्रोहिबिटिंग ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड द ड्रग्स हार्मफुल टू द हेल्थ। तो ये भी हमने पढ़ा था, अल्कोहल वाला जो आर्टिकल आया था। तो कौन सा आर्टिकल है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन करता है कि सरकार उसे नहीं प्रमोट करे, तो कौन सा है? तो आर्टिकल 47, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दो एग्जांपल भी हमें पता होना चाहिए, गुजरात और बिहार, जहां पर शराब को बैन किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर कभी दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।